के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उन्नाव के विधायक बम्बालाल दिवाकर जी, नंदिता जी, जिनका जो समाज सेवा कार्य है, रचनात्मक कार्य है, उससे मैं कई सालों से प्रभावित हूँ। सुरेश जी हमारे बीच में नहीं रहे, जा चुके हैं, उनको जल्दी जाना था। बसंत जी, उनको भी जल्दी जाना पड़ा। अपर्णा सिंह जी त्रिपाठी, जिनका अटल फाउंडेशन के माध्यम से जो उन्होंने सेवा की है, खासकर कोरोना में जो उन्होंने काम किया है, बहुत ही सराहनापूर्ण है। मैं मानता हूं कि कोरोना में जिसने काम किया, जिस संस्था ने, वो असली संस्था है। कितनी भी बड़ी संस्था हो, कितना भी उसका बड़ा कार्य हो, जो कोरोना काल में जो फेल हो गई, वो संस्था नहीं। तो कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, 700 लोगों को खाना खिलाने का रोज के तौर पे, बहुत बड़ा कार्य है मेरे ख्याल से। और ये साबित करता है कि अटल फाउंडेशन सही रूप में एक बहुत ही कमिटेड एनजीओ है। मोनिका अरोड़ा जी, जो हमेशा हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम करती हैं और गाय को लेकर बहुत बड़ा काम कर रही हैं। भरत भूषण जी, जिनकी भूमिका एक अलग ही भूमिका है, समाज को जोड़ने की भूमिका है। दूर दराज से लोग आते हैं। देखिए, समाज में खूब टैलेंट पड़ी है, खूब शक्ति पड़ी हुई है। अगर वो शक्ति सब साथ में आ जाए तो समाज को इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो शक्तियों को जोड़ने का काम भरत भूषण जी करते हैं। इसके लिए मैं खूब उनका धन्यवाद करता हूं, उनको अभिनंदन देता हूं। देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म दूसरी संस्कृतियों से बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहाँ महिला को माता के रूप में हम पूजा करते हैं। वो राक्षस से बचाने वाली दुर्गा भी हैं। हमें आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाली महालक्ष्मी भी हैं। हर गांव में एक माता है। मेरे ख्याल से ऐसी संस्कृति पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं। आप क्रिश्चियन काल की बात करें तो रिसर्च ये साबित करता है कि गए 1000 वर्षों में 90 लाख महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया, डाकन उनको डाकन कह के। लेकिन मध्यकाल का जो समय आया, जब आक्रामकताओं ने हम पे आक्रमण किए और महिला को भी निशाना बनाया, उसके बाद में जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परवर्जेंस, वो हमारे संस्कृति में दाखिल हुआ। और कई ऐसी जो हिंदू धर्म से जोड़ के कई महिला के संदर्भ में जो क्षतियां मानी जाती हैं, वो असल में मध्यकाल में आई हैं, उसके पहले थी ही नहीं। इस बात पे हमें गौर करना पड़ेगा। फिर भी मध्यकाल में बड़ी बड़ी संत हुई हमारे यहाँ। मुक्ताबाई करके महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संत हो गई, मुक्ताबाई। रानी दुर्गावती जैसी महावीरांगना हुई, जिन्होंने मुगल काल में अपनी संस्कृति को और अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बाद में तो खैर रानी ऑफ झांसी भी हुई। और मध्यकाल में भी जो वीरांगनाओं का जो रोल है, एक हाड़ा रानी थी। जब महाराजा जसवंत सिंह एक लड़ाई पे जाने वाले थे और उनकी इच्छा नहीं हो रही थी जाने की कि मेरे अभी शादी हुई, मैं कैसे जाऊं, तो हाड़ा रानी, हाड़ा वंश की थी वो, कोटा की, बूंदी की, और उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। तो ऐसे ऐसे दाखले मध्यकाल में भी हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मध्यकाल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि जो कुरिवाज है कुछ एंटर हुए, या वो जो आक्रामकताओं ने जो परिस्थिति पैदा की, उसके कारण वो कुरिवाज हमारे समाज में आए। और कई ऐसी मान्यताएं थी जो गलत थी। जैसे कि हमारे सामने 2-3 ऐसे दाखले आते हैं मध्यकाल के कि जहां महिला को जबरदस्ती उसको सती बनने के लिए फोर्स किया गया।
सती प्रथा अपने आप में उस टाइम पे गलत नहीं थी, क्योंकि अपना शील बचाने के लिए औरतें अपनी जान देती थी। तो जौहर जो हुए उनको भी ठीक मानता हूं, लेकिन बाद में लेटर मिडिवल पीरियड के अंदर कुछ दाखले मिलते हैं हमको कि जहां महिलाओं को पुरुष समाज ने उनको विवश किया सती होने के लिए उनके इच्छा के विरुद्ध। वो मेरे ख्याल से एक कुरिवाज था, कुरिवाज का भाग था, मैं मानता हूं। लेकिन याद रहे, इस सब चीजों के बावजूद जहां तक महिला जेंडर जस्टिस, महिला समानता, महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात करें तो वो एलिमेंट लुप्त नहीं हो गया था। 1907 के अंदर याद रहे आपको, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे। वो पहले व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को कंपलसरी किया। उस टाइम पे जो डायरेक्ट जहां ब्रिटिश रूल था वहां पे ब्रिटिश सरकार भी काम नहीं कर पाई थी। 1907 के अंदर वो नया नियम लेके आए कि हर एक महिला को, हर एक बेटी को स्कूल में जाना पड़ेगा। उसके लिए एक फोर्स बनाई गई। वो फोर्स घूमती थी गांव के अंदर, देखती थी जो भी बेटी स्कूल नहीं जा रही तो वो माता पिता को बाध्य करती थी कि स्कूल में जाए। स्कूल स्थापित किए उन्होंने, लाइब्रेरी स्थापित की। और भी याद रहे आपको, अमेरिका के अंदर जो आज दुनिया का सबसे आधुनिक देश गिना जाता है, वहां पे वोटिंग राइट्स हैं महिला को, वो 1948 में मिले। 1948 तक वहां महिला को अधिकार नहीं थे वोट करने के। तो हम कई रूप से एक गिरावट आने के बावजूद, महिला सशक्तिकरण का सवाल है, महिला समानता का सवाल है, हमने हमारी जगह बनाए रखी काफी हद तक। आजादी के बाद में अंबेडकर जी के प्रताप से महिला सशक्तिकरण का काम आगे बढ़ा, और अटल जी के टाइम पे इसको एक जबरदस्त वेग मिला। अटल जी ने पहली बार 30% सीट पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए होनी चाहिए, इसकी बात की। उनका जो मंत्रिमंडल था उसमें 11 महिला थी। आज तक मेरे ख्याल से कोई मंत्रिमंडल में 11 महिला से ज्यादा नहीं रही है। जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके अंदर 6 से 14 साल की जो बेटियां थी उनके लिए स्पेशल प्रावधान रखा गया। और बाद में मोदी सरकार आने के बाद में इस बात को अनेक गुना वेग मिला। मतलब करीबन 25 ऐसी योजना है नरेंद्र मोदी सरकार की जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान है कि अगर आप 100 लोन दे रहे हैं तो वो कम से कम 30 महिलाओं को मिलना चाहिए, या 50 मिलना चाहिए, या 10 मिलना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा हुआ है। और इसके अंदर आप देखें कि देखिए, शौचालय का जो काम हुआ उसके अंदर में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी महिला है। जो सर्वे है वो प्रूव करते हैं कि महिलाओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, इसके वजह से उनका टाइम वेस्ट होता था, और पॉजिटिव काम वो कर नहीं पा रही थी। ट्रिपल तलाक भी वही काम है, महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को सम्मान देने का। मुद्रा के अंदर भी प्रावधान है महिलाओं के लिए। स्टार्टअप जो शुरू हुए उसके अंदर भी प्रावधान है। तो ऐसे कई ऐसे स्टेप्स लिए सरकार ने जिसमें जेंडर जस्टिस से बढ़कर वुमेन्स एम्पावरमेंट का काम हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन के, उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। और मैं बताऊं कि मैं गुजरात में था, मैं इंडिया टुडे का इंचार्ज था गुजरात में करीबन 28 साल तक 1987 लेके 2015 तक। उसी टाइम पे मेरी 1987 में जब मैंने इंडिया टुडे ज्वाइन किया, उसी टाइम पे मेरी माननीय नरेंद्र भाई से मुलाकात हुई थी। और उनका जो मॉडल है बहुत पास से मैंने देखा हुआ है, और खास करके उनका जो ये अभियान था महिला को लेके गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का, वो बहुत ही, उसने महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो कहते थे हर साल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, आईएएस अधिकारी गांव में जाते थे। उनको ये था डायरेक्टिव कि 2 दिन वो गांव में रहेंगे, और 2 दिन जाके वो माता पिता, ऐसे माता पिता जिनकी बेटियां स्कूल नहीं जा रही है, ड्रॉप आउट हो गई है, उनको समझाएंगे अपनी बेटियों को फिर से स्कूल भेजने के लिए।
तो उसमें से एक बात नई बात निकल के आई, उसमें बात यह आई कि जो शौचालय हैं स्कूलों के अंदर वो बेटियों के लिए अलग नहीं है, इसके लिए हम भेजते नहीं हमने हमारी बच्चियों को स्कूल के अंदर। तो एक नया अभियान शुरू किया गया बेटियों के लिए अलग शौचालय खोलने के लिए। तो बहुत बड़ा काम हुआ इस सरकार के आने के बाद में। नरेंद्र भाई ने खुद ने भी गए 20 साल में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन क्या हम हमारे अच्छे कामों की सराहना करते रहेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ पैटिंग करते रहेंगे, हमारी खुद की पीठ थपथपाते रहेंगे, क्या इसके तरफ एक अंदर जाके जो चैलेंजेस हैं उसको भी देखेंगे? मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने है। हमारी फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो जिस टाइप का कंटेंट आ रहा है, वो हमारी ये पूरी जो महान देश को महान बनाने की जो पूरी एक हमारी एक कल्पना है, विश्व गुरु बनाने की कल्पना है, महिलाओं को एक नए आयाम देने की कल्पना है, ये सभी कल्पनाएं हमारी ये जो कंटेंट आ जा रहा है उससे हमारी वो बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुंचा रही है। और सब में ज्यादा हमारी भावी पीढ़ी जो है, आपने देखा होगा कल के पेपर के अंदर कि एक 11 साल की स्कूल की बेटी ने कहा कि मेरे पे स्कूल के 2 लड़कों ने मेरे पे बलात्कार किया है। अब इतनी वेदना देने वाली ये पूरी जो घटना है कि आदमी से सोचता रहे तो मतलब हम एक तरीके से निराश हो जाते हैं कि देश का क्या होगा आगे जाके। पर इसके लिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। हमें इसके लिए एक अभियान शुरू करना होगा। और मैं अटल फाउंडेशन से भी ये अनुरोध करूंगा कि इसमें एक अभियान शुरू करें। देखिए, फिल्म वाले, ओटीटी वाले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले व्यभिचार को बेच के पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के ऊपर, वो भले मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सब पे ये एक प्रहार है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो आपको यह भाव होना चाहिए कि इससे मेरे भाई की लड़की बिगड़ रही है, मेरी बहन बिगड़ रही है, क्या आपकी खुद की लड़की भी खतरे में हो, क्या मालूम आप। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक के अंदर एक कंटेंट आता है, सब देखते होंगे। फेसबुक के अंदर आए दिन फिल्में आती हैं, शायद रोज आती हैं, और उनको आप अगर रिजेक्ट कर दो तो फिर से आ जाती हैं 2 दिन के बाद में। 2-2 मिनट की फिल्में होती हैं। उसमें ससुर बहू का व्यभिचार, देवर भाभी का व्यभिचार, टीचर और स्टूडेंट का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आती हैं। मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारे देश पे ये असॉल्ट है, और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार भी करेगी ये, लेकिन हमारा खुद का भी काम है। हमें इसके लिए अभियान शुरू करना चाहिए। मैं 2004 के अंदर एक आरएसएस की एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ऐसे लोग जो आरएसएस से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है लेकिन राष्ट्रीय विचार से जुड़े हुए हैं, उनको बुलाया गया था। उसमें मैं भी गया था 2004 के अंदर। उसमें माननीय सुदर्शन जी और माननीय मोहन जी भागवत दोनों थे वहां पे। उस टाइम पे मैंने विचार, उस टाइम पे जिस्म नाम की एक फिल्म आई थी बिपाशा बसु की, बड़ी व्यभिचारी फिल्म उस टाइम पे थी, उस टाइम के लेवल से। आज तो वो कुछ भी नहीं है, जो आज जो आ रहा है वो तो और ही खतरनाक है बहुत। उस टाइम पे मैंने ये रखा था कि हमें 2 चीज करनी चाहिए। एक, हमें देखिए संस्कृति आगे बढ़ाने का काम जो 2014 में जो सरकार आई है वो कर ही रही है। आप देखिए जिस तरीके से काशी कॉरिडोर हुआ, उज्जैन कॉरिडोर देख के तो मैं बिल्कुल, जो फोटो आ रहे हैं ऐसे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य का जो काल है वो फिर से पूर्ण जीवित हो गया है। लेकिन हम जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें हमारी लाइन आगे बढ़ानी है, वो बढ़ रही है। लेकिन जो लोग व्यभिचार बेच के हमारी संस्कृति पे एक तरीके से प्रहार कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रावधान भी हमें करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा भी। तो उस टाइम पे मुझे माननीय सुदर्शन जी ने कहा था कि आपका बहुत अच्छा विचार है उदय जी। मैंने इसमें कहा था कि हमें हर एक स्टेट के अंदर आरएसएस की मदद से 1-2 संस्था होनी चाहिए। एक पेरेंट्स की संस्था, माता पिता की संस्था, जो ये कहे कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, और दूसरी युवाओं की संस्था जो कहे कि युवा बिगड़ रहे हैं। इसे 2 संस्था इन पे प्रेशर लाए, फिल्म बनाने वालों पे, हाँ, इनके अगेंस्ट में केस फाइल करे छोटे छोटे गांव के अंदर, है ना, ताकि वो बाध्य हो गांव जाने के लिए, या तो कम से कम पैसा खर्चने के लिए वकीलों पे।
ये बात 2004 में हुई थी, कुछ कारण से ये बात आगे बढ़ नहीं पाई। मैं मानता हूं कि काल अब तो परिस्थिति और भी खराब हो चुकी है। और देखिए, ये राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का काल है। ये काल, ये जो फेज है, ये 1947 में शुरू हो जाना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी प्रामानंद जी, जिनको मैं गुरु मानता हूं, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक, ऐसे संस्थाओं ने उसका एक रोड मैप बना दिया था गई सदी के पहले 15-20 सालों के अंदर। लेकिन 1947 के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गांधी जी मारे गए, गांधी जी को मार दिया गया। और उसके बाद में जो मौका मिला कांग्रेस को, कांग्रेस के ऐसे लोग जो धरती से जुड़े हुए नहीं थे, जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, उनको चांस मिला और उन्होंने राष्ट्रवादी विचार को दबा दिया। तो ये 2014 में श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना छोटी घटना नहीं है। ये राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का समय है। वातावरण उस टाइप का बन चुका है। आप देखें, जो टीवी पे ऐड, गंदी गंदी ऐड आती थी, वो कम हो गई पहले के मुकाबले इस सरकार आने के बाद। अच्छा, संतों का भी प्रभाव है इसमें, रामदेव जी का प्रभाव है, श्री रविशंकर जी का प्रभाव है, ऐसे लोगों का भी इस सरकार पे प्रभाव है। तो बहुत अच्छा समय है हमें, जो मैं मुद्दा कह रहा हूं, उसको हाथ में उठाने का। लेकिन इसके लिए हमको बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक हमें पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा। जैसे कि जो फिल्में आती हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में, तो ये परिस्थिति है कि आप 10 मिनट नहीं देख सकते अपनी बेटी या अपनी बहन के साथ में, अपनी मां के साथ में। आप 10 मिनट नहीं, ऐसी फिल्म है जब 10 मिनट नहीं दे सकते। गाली गलौच, स्त्री पुरुष के संबंधों का जो चित्रण, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं मानता हूं कि जो एनजीओ कोई भी काम कर रही हूं, उनको उसमें एक अलग से एक सेक्शन बनाना चाहिए जो इस बारे में जागृति फैलाए। मैं आपको बताता हूं इसमें सक्सेस मिलता है। देखिए, एमएफ हुसैन ने हमारे देवी देवताओं का बहुत इंसल्ट किया था, बहुत खराब उनकी चित्र बनाए थे, हमारे माता जी के, हनुमान जी के, है ना। उस टाइम पे एक सनातन संस्था नाम की एक संस्था है गोवा के अंदर, थोड़ी कट्टरवादी हिंदू संस्था मानी जाती है, लेकिन उसने ही वो काम उठाया। वो संस्था मेरे पास हर जगह आ रही थी, मेरे पास भी आई 2000 मेरे ख्याल से 5-6 के आसपास, और वो पूरा लेके आई कि क्या क्या फोटो इन्होंने बनाए हैं। वो देख के मैं चौंक गया बिल्कुल। उनका जो पिटीशन था वो मैंने साइन कर दिया। तो ये पॉसिबल है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पॉसिबल ही नहीं, ये हाथ से निकल चुकी बात है। लेकिन याद रहे कि हमारी बेटी बिगड़ रही है, हमारे भाई की बेटी बिगड़ रही है, हमारी बहन बिगड़ रही है, हमारे भाई बिगड़ रहे हैं, भाई का बेटा बिगड़ रहा है। आप देखिए, अगर 18 या 20 साल का लड़का या लड़की पेइंग गेस्ट के रूप में रहने आती है दिल्ली में गांव से, ठीक है, पेइंग गेस्ट का जो फैमिली है, वहां पे भी एक पुरुष और महिला है उस घर के अंदर, जो जिनकी उम्र 30-35 साल की है। वो जो स्टूडेंट आते हैं पेइंग गेस्ट के रूप में, या यंग एम्प्लॉयज आते हैं, वो अब ये जो पेइंग गेस्ट जिस फैमिली के साथ में रह रहे हैं, उनके पुरुष और उनके महिला को एक बहन, बड़े भाई या मां के रूप में देखते हैं। लेकिन इस टाइप की फिल्म देखते हैं जो आ रही है, तो व्यभिचार उसके मन में जाके इसकी पूरी शक्यता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कितना भी बड़ा काम करें, सेवा का काम करें, लेकिन ये जो चैलेंज है वो बना हुआ है। और मैं नहीं मानता कि अगर ये चैलेंज, देखिए बड़ी बड़ी संस्कृति निपट गई इसके अंदर। क्रिश्चियन धर्म के अंदर एक पत्नी पे भार है, पति पत्नी एक दूसरे को वफादार है, इस पे खास भार रखा गया है क्रिश्चियन धर्म के अंदर। पर क्रिश्चियन नेशंस जो थे, जो देश थे, उन्होंने इस टाइप का कंटेंट अलाउ किया। और आज उनकी परिस्थिति क्या है? वो पैसे के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कैरेक्टर का सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। उनके बच्चे हाथ में नहीं है। जो बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, उसमें उनका 12 साल का हो जाता है, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है उन पे। तो भगवान के आशीर्वाद से हमको ऐसे देश में जन्म मिला है जहां एक संस्कृति का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं एक प्रभाव है, उसको तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमें इसके सामने एकजुट होकर लड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए जरूरत पड़े तो हमें जो सनातन संस्था ने जो काम किया था कि हम पिटीशन बनाए, कुछ फिल्म का नाम रखें, देखें उसको, और उसमें जो सीन इतने खराब आते हैं, आप ओटीटी तो आप देख ही नहीं सकते। 10 मिनट आप देखो तो आप देख नहीं सकते, अगर आप संस्कृति घर में से अच्छे घर में से हैं तो।
तो आपको मेरे ख्याल से इसमें एकजुट होना पड़ेगा। महिलाओं को खास इसमें उनका खास दायित्व है, इसके अंदर जागृति फैलानी होगी। और मैं ऐसा मानता हूं, कई लोग ऐसे हैं राष्ट्रवाद से जुड़े हुए जो मानते हैं कि उदय भाई ये बात आगे हाथ से निकल चुकी है। मैं ऐसा नहीं मानता। इच्छा शक्ति हो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमारा उद्देश्य बराबर है। मेरे एक छोटे सा उदाहरण दूं। मेरा वजन आज से 7 महीने पहले 125 किलो 500 ग्राम था। ठीक है, मैं जब भी साल में 2-4 बार माननीय प्रधानमंत्री को मिलने जाता था, उनका ये कहता था कि आप ये वजन कम क्यों नहीं कर पा रहे। अभी भी जिस दिन मेरा जन्मदिन दिवस था, उस दिन मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे अभिनंदन दिया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरे जन्म दिवस पे। और साथ में क्या कि उदय बाबू आपके पिताजी बड़े फिट थे, आपके पिताजी जैसा होना चाहिए। मैं कहा नरेंद्र भाई आपको मैं 4-5 महीने से मिला नहीं हूं, लेकिन मेरे उसी लेवल का मेरी बॉडी बना दी। तो कहने का मतलब, अच्छा इच्छा शक्ति हो, अगर प्रबल आप में इच्छा शक्ति हो, आपको ये लगता है कि आपका देश बिगड़ रहा है, देश क्या आपके घर वाले बिगड़ रहे हैं, तो आपको इसमें संकल्प लेके ये अभियान तुरंत आज रात से ही शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद।